हेलो बच्चों, मैं ओम प्रकाश आपका ERW में स्वागत है। बच्चों, कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था, पहला चैप्टर था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कल हमने इसके विषय में कुछ डिस्कशन किया था बच्चों। अब कल हम क्या क्या बताए थे, आज आपको फिर रिवाइज कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कल हमने आपको बताया था आवृत बीजी पौधों का, आवृत बीजी पौधों का लक्षण। अब हमने कुछ पॉइंट आपको इसके विषय लक्षण बताया था कि आवृत बीजी पौधा क्या है, ये सारी चीज हमने कल बताया था। और कल हमने बताया था पुष्प के विषय में कि पुष्प क्या है, फ्लावर। पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह का भाग है। पुष्प एक प्रकार का पौधों का जनन अंग है। हमने कल पुष्प के विषय में आपको ढेर सारी चीजें बताया था। पुष्प का हमने स्ट्रक्चर बताया था और पुष्प में कितने चक्र होते हैं, हमने ये भी चक्र का डिस्कशन किया था। पुष्प के 4 चक्र होते हैं। बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है, जायांग होता है। इसमें हमने ये भी आपको बताया था कल कि आवश्यक चक्र क्या है और सहायक चक्र क्या है। तो हम बताए थे आपको बच्चों कि सहायक चक्र क्या है। सहायक चक्र आपका है बाह्य दलपुंज, दलपुंज ये आपका है बेटा सहायक चक्र। और हमने कल आपको बताया था आवश्यक चक्र, पुमंग, जायांग। और हमने कल यह भी बताया था कि पुष्प का नर जनन भाग क्या है और पुष्प का मादा जनन भाग क्या है। हमने कल आपको बताया था पुष्प का जो नर जनन भाग होता है प्यारे बच्चों पुमंग होता है और पुष्प का मादा जनन प्यारे बच्चों जायांग होता है। कल हमने इतनी बातें आपको बताई थी। अब आज हम बेटा आपको स्टार्ट करते इसके आगे ले चलते हैं और सारे चीजों के विषय में आपको बताते हैं कि और इसके बाद आपका क्या क्या सिलेबस में इंक्लूड है। प्यारे बच्चों, अब आपको बताते हैं कि आगे की घटनाएं क्या होती हैं इसमें। तो आगे की घटनाएं में हम आपको ले चलते हैं। पहला है इसमें निषेचन पूर्व की घटना एवं घटनाएं। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ये पहला पॉइंट है बेटा। दूसरा पॉइंट निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और आपको पता है बेटा आवृत बीजी में जो आपको निषेचन पढ़ना है वो दोहरा निषेचन पढ़ना है। कौन सा निषेचन प्यारे बच्चों? दोहरा निषेचन। इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन। थर्ड पॉइंट प्यारे बच्चों, निषेचन पूर्व की संरचनाएं और घटनाएं हो गई, निषेचन हो गया। अब थर्ड पॉइंट है निषेचन पश्चात घटना। निषेचन
पश्चात संरचना एवं घटनाएं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। ये बेटा इतना आपके एनसीईआरटी में दिया है कि आप पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में आपका निषेचन की पूर्व की संरचनाएं घटनाएं क्या होती हैं, निषेचन क्या होता है और निषेचन पश्चात संरचनाएं घटनाएं क्या होती हैं, ये आपको इतना बेटा पढ़ना है। अब हम बात करते हैं निषेचन पूर्व की संरचनाएं और घटनाएं। इसमें आपको पढ़ना है कि नर जनन अंग का विकास और मादा जनन अंग का विकास। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है परागण पढ़ना है। उसके बाद आप आइएगा निषेचन पढ़ना है। फिर निषेचन होने के बाद निषेचन के पश्चात संरचना में आपको क्या पढ़ना है, इसमें कैसे भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है, कैसे अंडाशय फल में विकसित होता है, कैसे बीजांड बीज में विकसित होता है। इतनी सारी घटनाएं बेटा आपको पढ़ना है आगे। तो हम ले चलते हैं, आपको बताते हैं निषेचन पूर्व की संरचना एवं घटनाएं। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारे चीज के विषय में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए निषेचन पूर्व की संरचना घटनाएं में आपको पढ़ना क्या क्या है बेटा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट इसमें यह पढ़ना है कि जनन अंगों का विकास, जनन अंगों का विकास, जनन अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसमें जनन अंगों के विकास में आपको पढ़ना है कि पुंकेसर के कैसे विकास होता है और आपके जायांग का कैसे विकास होता है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है फिर परागण आपको पढ़ना है, इसमें परागण की क्रिया कैसे होती है ये आपको पढ़ना है। और जनन अंगों के विकास में आपको बेटा पढ़ना है नर जनन अंग का विकास, नर जनन अंग का विकास, और पढ़ना है मादा जनन अंग का विकास। ये पुष्प के नर जनन अंग का विकास और मादा जनन अंग का विकास, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है परागण पढ़ना है। जब परागण की प्रक्रिया हो जाएगी बेटा तब इसमें आपको पढ़ना है निषेचन की प्रक्रिया पढ़ना है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं नर जनन अंग का विकास। नर जनन अंग के विकास आपको पता है कि पुष्प का नर जनन अंग भाग क्या होता है, पुमंग होता है। तो इतना चीज आपको पता है बेटा कि पुष्प का नर जनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पुष्प का नर जनन अंग क्या है बेटा, आपको पता है कि पुष्प का नर जनन अंग है आपका पुमंग। क्या है, पुमंग। हम क्या इसको बोलते हैं, एंड्रोइसियम। पुमंग। अब जो नर जनन अंग है बेटा आपका पुमंग है। अब पुमंग में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज आपको हम बताएंगे। तो इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, पहले ये आप पता कर लीजिएगा। इसमें आपको पढ़ना है बेटा पुंकेसर पढ़ना है, पुंकेसर, और आपको पढ़ना है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी,
और आपको पढ़ना है बेटा पराग कण। ये नर के पार्ट है बेटा। नर में आपको इतना पढ़ना है, जो पुमंग के पार्ट होते हैं पुष्प का नर जननांग, उसमें आपको पुंकेसर पढ़ना है, लघु बीजाणुधानी पढ़ना है और पराग कण पढ़ना है। पुंकेसर को बेटा हम अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, पुंकेसर को बोलते हैं बेटा स्टेमेन, लघु बीजाणुधानी को बोलते हैं बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, और परागकण बोलते हैं बेटा पोलन ग्रेन। ये आपके पढ़ना है, नर जननांग के पार्ट में पढ़ना है। तो चलिए बेटा हम आपको स्टार्ट करते हैं पुंकेसर। अब पहले जितना मैं पढ़ा होता समय हमने क्या बताया बेटा कि निषेचन के पूर्व की घटनाओं में हम क्या पढ़ते हैं, जनन अंगों का विकास, और जनन अंगों के विकास में पढ़ेंगे नर जनन का विकास, मादा जनन अंग का विकास। अब यहां पढ़ा रहे आपके पुष्प का नर जनन अंग क्या है बेटा, पुमंग है, और पुमंग के अंदर तक आपको क्या पढ़ना है, पुंकेसर पढ़ना है, लघु बीजाणुधानी पढ़ना है, परागकण पढ़ना है। तो हम यहां से आपको बेटा लेके चलते हैं, पुंकेसर के विषय में आपको बताएंगे पुंकेसर क्या है, लघु बीजाणुधानी क्या है, परागकण क्या है। तो चलिए बेटा बिना देर किए हुए सरल शब्दों में हम आपको पुंकेसर बताते हैं कि पुंकेसर है क्या, पुंकेसर की संरचना के विषय में बताएंगे, ढेर सारे इसके विषय में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बेटा इसको हम सब हटा देते हैं, अब सीधा हम हेडिंग डालते हैं बेटा पुंकेसर। स्टेमेन, पुंकेसर। अब बेटा आपको पता है पुंकेसर क्या है, पुमंग की इकाई है, और पुमंग क्या है, उसका नर जनन भाग है। तो यहां हम बेटा लिखते हैं पुंकेसर यह पहला पॉइंट, यह पुमंग की इकाई है। सेकंड पॉइंट, यह बेटा पुष्प का क्या है, नर जनन अंग है। यह पुष्प का नर जनन अंग है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पुंकेसर कितने भाग होते हैं बेटा, दो। दो भाग होते हैं। अब ये दो भाग बेटा कौन कौन से होते हैं, पहला है बेटा आपका पुतंतु, दूसरा है बेटा आपका परागकोश। पुतंत को बेटा हम बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। परागकोश को बेटा हम बोलते हैं एंथर। अब हम यहां आपको एक फिगर के माध्यम से बताते हैं। ये आपका बेटा हो गया। अब यहां पे आपको ये भी देखना है बेटा, यहां पे एक प्रकार का एक संयोजी ऊतक भी पाया जाता है। ये पार्ट क्या है बेटा, आपका एंथर है। क्या है, एंथर है, इसको हम परागकोश बोलते हैं। और ये वाला पार्ट आपका क्या है बेटा, फिलामेंट है, जिसको हम पुतंत बोलते हैं।
तो हमने क्या बताया, पुंकेसर कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। ये ऊपर वाला भाग आपका एंथर कहलाता है और नीचे वाला पार्ट आपका फिलामेंट कहलाता है। जो फिलामेंट होता है ये बेटा पुष्पासन से जुड़ा होता है और जो एंथर वाला पार्ट होता है बेटा बीजाणु युक्त भाग कहलाता है। तो हमने यहां बता दिया पुंकेसर कितने भाग होते हैं बेटा, 2 भाग, एक पुतंतु होता है, एक आपका परागकोश होता है। पुतंतु वाला जो पार्ट होता है बेटा पुष्पासन से जुड़ा होता है और ऊपर जो आपका एंथर होता है बेटा वो बीजाणु युक्त भाग होता है, क्योंकि इसी में पराग कण का निर्माण होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बीजाणु युक्त भाग बोलते हैं, बीजाणु युक्त भाग बोलते हैं। और ये आपका पुष्पासन से जुड़ा होता है। अब यहां आपको बेटा कितने लोब दिखाई दे रहे हैं, 2 लोब दिखाई दे, क्योंकि एक प्रारूपी अगर परागकोश में देखा जाए तो आपके 2 लोब होते हैं जिसको हम 2 पालियां बोलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 लोब दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं। अब ये 2 लोब होते हैं बेटा, इनमें अगर देखा जाए तो इनके एक लोब में बेटा 2 चैम्बर होते हैं और उन चैम्बरों को बोला जाता है लघु बीजाणुधानी। तो इसलिए अगर देखा जाए परागकोश में पूरे आपके 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। आगे हम बेटा अभी आपको और बेटा क्या है आपका, ये पुतंतु भाग हो गया, ये आपका क्या है बेटा परागकोश हो गया। अब हम अगर आप बताएं परागकोश के अंदर की पार्ट बताएं बेटा, तो इसमें आपके कितने होते हैं, 2 लोब होते हैं, एक पराग कोश में 2 पालियां होती हैं और ये दोनों जो पालियां होती बेटा संयोजी द्वारा जुड़ी होती हैं। ये किसके द्वारा जुड़ी होती हैं बेटा, दोनों संयोजी द्वारा, संयोजी द्वारा जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती है। अब यहां बेटा क्या होता है कि एक परागकोश में 2 पालियां होती हैं और एक पालिया में 2 चैम्बर होते हैं, मतलब 2 कोष्ठ होते हैं। हम यहां आपको दिखा देते हैं फिगर के माध्यम से। ये आपका बेटा बन गया। ये परागकोश जो है आपका, जो एंथर है उसका हमने अनुप्रस्थ काट काटा तो उसमें आपको कितने कोष दिखाई दिए, 4 कोष दिखाई दिए और इन चारों कोष्ठ को बोला जाता है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, जिसको माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। और इसी लघु बीजाणुधानी में आपके क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं।
कण बनते हैं। तो अर्थात बेटा क्या हुआ, आपका जो परागकोश होता है वो डाइथिकस होता है हमारा। डाइथिकस मतलब उसमें दो पालियां होती हैं। तो हमारा जो डाइथिकस में कितने लोब हो गए बेटा, दो लोब। और कितने आपके लघु बीजाणु धानी हो गए, चार। माइक्रो स्पोरेंजिया ये हमारा हो गया। तो हमारा जो अधिकांश आवृतबीजीजी में जो परागकोश होता है वो आपका दो पालियां युक्त होता है, उसको हम डाइथिकस बोलते हैं। डाइथिकस का मतलब होता है उसमें दो लोब होते हैं, और जो दो लोब होता है उसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। कहने का मतलब एक लोब में दो हो गए और दूसरे लोब में दो हो गए, तो मिलाकर चार लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। और इन चारों लघु बीजाणु धानियां में आपके लघु बीजाणु या पराग कण का निर्माण होता है। तो हमने आपको पुंकेसर के विषय में हमने बेटा आपको बता दिया। एक बार फिर आप समझ लीजिएगा, पुंकेसर क्या है बेटा, यह पुमंग की इकाई है। यह पुष्प का नर जननांग है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पुतंतु, परागकोश। अब यहां आपको हम फिगर दिखा दिए, ये आपका पुतंतु हो गया और ये आपका परागकोश या एंथर हो गया। अब ये फिलामेंट क्या काम करता है, ये पुष्पासन से जुड़ा रहता है, और ऊपर ये जो आपका परागकोश है ये बीजाणु युक्त भाग होता है। इसमें दो पालियां होती हैं, दोनों पालियां संयोजी द्वारा जुड़ी होती हैं। तो अब इनका जब हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं बेटा, तो एक लोब में दो चैम्बर दिखाई देते हैं, और उन दोनों चैम्बर या कोष्ठकों को हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इस प्रकार एक परागकोश के अंदर चार लघु बीजाणु धानियां होती हैं, और इन चारों लघु बीजाणु धानियां में लघु बीजाणु या पराग कण का निर्माण होता है। ये पाठ हो गया बेटा आपका पुंकेसर का। अब हम आगे लेके चलते हैं बेटा, आपको बताते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या बेटा, आपको लघु बीजाणु धानी, क्योंकि हमने नर में क्या क्या आपको बताया था। नर में आपको हम पढ़ाएंगे पुंकेसर पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ाएंगे, लघु बीजाणु धानी बताएंगे, लघु बीजाणु धानी, और आपको बताएंगे पराग कण। तो हमने आपको बेटा पुंकेसर बता दिया। ये सब सारे पुंकेसर के टॉपिक हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं लघु बीजाणु धानी। तो बेटा नेक्स्ट आपका चलेगा लघु बीजाणु धानी। तो हेडिंग डालेगा बेटा लघु बीजाणु धानी। माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम लघु बीजाणु धानी। अब बेटा आपको यहाँ लघु बीजाणु धानी के विषय में बताना है कि लघु बीजाणु धानी पाया कहाँ जाता है, परागकोश के अंदर। और यह जो लघु बीजाणु धानी होता है हमारा प्रारूपी आवृत बीजियों में देखा जाए, लघु बीजाणु धानी सामान्यतः गोलाकार होते हैं। चलिए बेटा, अब हम आपका लघु बीजाणु धानी आपके अगले लेक्चर में बताएंगे कि लघु बीजाणु धानी क्या है। आप इतना तैयार कर लीजिएगा बेटा, आप बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी होली। हमारी संस्था के तरफ से, हमारे इन गुरुजनों के तरफ से सभी विद्यार्थियों को होली की ढेर ढेर बधाइयां और ढेर ढेर शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।